शायद उसने मुझे देखकर पहचान लिया था, क्योंकि मेरे बाहर निकलने के दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैंने उसे उठते देखा तो हिमाकत की कि मैं दौड़ पड़ा। उसने मुझे पीछे से आवाज दी, पकड़ो पकड़ो, चोर है। लोग पलट पलट कर मुझे देखने लगे। ये बड़ी खतरनाक चाल थी, कोई भी मुझे पकड़ सकता था। रात की आमद थी, दिया बत्ती रोशन हो गए थे। सर्दी की वजह से बाजार में इतनी ट्रैफिक नहीं थी, फिर भी लोग आ जा रहे थे। मैं भागता भागता एक गली में घुस गया। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये गली आगे जाकर कहीं बंद तो नहीं हो जाती। गली वीरान वीरान सी थी। गली के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो मेरा दिल धक से रह गया। गली आगे वाकई बंद थी। सामने एक मकान था जिसकी सीढ़ियों का दरवाजा खुला था। मुझे और कुछ न सूझा तो मैं धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ता गया। सीढ़ियां मकान के ऊपर वाली छत पर जाती थी। दरमियानी मंजिल के दरवाजे से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, कौन हो। मैंने मकान की छत पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ खेत थे। ये 2 मंजिला मकान था और एक बेरी का दरख्त छत की दीवार के साथ ऊपर तक आया हुआ था। मैंने एक शाख को पकड़ा और झूलता हुआ नीचे खेत में जा गिरा। उठा और सामने की तरफ दौड़ने लगा। मैं बस दौड़ता ही चला गया। मैदान अबूर किया, एक रेलवे पुल के नीचे से गुजरा, एक खाल को फलांगा। अंधेरे में मेरे सर का रुमाल न जाने कहां गिर गया था। एक कच्चे मकान के पीछे मैंने एक साइकिल पड़ी देखी। उसे ताला नहीं लगा था। मैं उस पर सवार होकर जोर जोर से पैडल चलाने लगा। मैं सामने मशरिक की तरफ जाती एक कच्ची सड़क पर रवां दवां था। उस सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। रात के बढ़ते हुए अंधेरे में ये कच्ची सड़क डूबती चली जा रही थी। दाएं बाएं सब्जियों और कमाद के खेत फैले थे। मैं तेजी से साइकिल उड़ाए चला जा रहा था। मैं एक बार फिर पुलिस के नरगे में आ चुका था। एक बार फिर मुझे किसी जगह पनाह लेने की जरूरत पड़ गई थी। मुझे ये एहसास भी परेशान कर रहा था कि पीछे मौलवी साहब को जरूर पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मैं उनकी मस्जिद से निकलकर फरार हुआ था। जिसका मतलब यही था कि मौलवी साहब ने मुझे एक मुसलमान होने के नाते अपनी मस्जिद में पनाह दे रखी थी। सवाल ये था कि अब मुझे कहाँ पनाह मिलेगी। अचानक मुझे सेंट्रल जेल वाले घुम्मन सिंह डकैत का ख्याल आ गया। उसका गाँव कादियान से 3 मील दूर श्री गोबंदपुर के पास था और मुझे याद आया कि उसने अपने गाँव का नाम हरचोवाल बताया था, जो रेलवे स्टेशन के करीब ही था। मगर मुश्किल ये थी कि घुम्मन सिंह खुद जेल में था। हो सकता है उसके भाई बंद गिरफ्तार करवा दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि घुम्मन सिंह की बीवी मेरी मदद करे। घुम्मन सिंह के बयान के मुताबिक उसने मुलाकात के दौरान अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया था कि मैंने सांप के जहर से उसकी जान बचाई थी। मुमकिन है जब मैं ये जाहिर करूं कि मेरा नाम करमदीन है, तो मुमकिन है कि उसकी बीवी मुझे अपनी हवेली में पनाह दे दे, क्योंकि इसके सिवा मुझे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमृतसर में जा नहीं सकता था। वहाँ कई लोग मुझे पहचानते थे और गिरफ्तार हो जाने का खतरा था। मैं बाकायदा भेस बदल कर मंसूबे बनाकर अमृतसर रेलवे स्टेशन से बंबई जाने वाली गाड़ी पकड़ना चाहता था और उस वक्त जरूरत इर्द गिर्द फैली हुई पुलिस से बचने की थी, जिसने यकीनन उस सारे इलाके में मुझे तलाश करते हुए दायरा तंग करना शुरू कर दिया होगा। रास्ते में सड़क के किनारे खेतों में आग रोशन किए बैठा एक किसान आग ताप रहा था। मैंने हिंदी जबान में उससे हरचोवाल गांव का रास्ता पूछा। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर श्री गोबंदपुर का स्टेशन है, उससे 3 कोस आगे जाओगे तो हरचोवाल गांव आ जाएगा। तुम्हें वहां किसके पास जाना है? मैंने कहा, पटवारी से मिलने जा रहा हूँ, जमीन का झगड़ा है। मैं साइकिल चलाता आगे निकल गया। कच्ची सड़क टूटी फूटी थी। मेरी साइकिल अच्छी चल रही थी। दूर मुझे हरचोवाल के रेलवे स्टेशन के सिग्नल की लाल बत्ती नजर आई। मैंने साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। अचानक एक पटाखा सा चला। मेरी साइकिल उछली। मैंने ब्रेक लगा दी। उतरा तो पता चला कि अगला टायर पंक्चर हो गया है। मैंने साइकिल को घसीट कर कमाद के खेत में छुपा दिया और कच्चे रास्ते पर जितनी दूर तक साइकिल के पहिए के निशान मिटा सकता था मिटा दिए। मैं पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। मुझे अपने पीछे जीप की आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में ये आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जीप की अगली बत्तियां नहीं जल रही थी। यकीनन ये पुलिस की जीप थी और मुझे बेखबरी में पकड़ने के लिए उन्होंने उसकी रोशनियां गुल कर रखी थी। मैं ये आवाज सुनते ही सड़क छोड़कर खेतों में दौड़ गया। कमाद के खेत दूर तक फैले हुए थे। फसल कद्दे आदम से भी ऊंची थी। मैं 6-7 खेत छोड़कर एक खेत की फसल के पीछे छुपकर बैठ गया। मेरी नजरें दूर कच्ची सड़क पर थीं। एक जीप शोर मचाती सड़क पर से गुजर गई। पुलिस के सिवाय ये कोई दूसरी जीप नहीं हो सकती थी। अंधेरे में मुझे उसमें बैठे सिपाही नजर आए थे। जीप हरचोवाल स्टेशन की तरफ जा रही थी। अब मेरा उस तरफ जाना अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करने के मुतरादिफ था, इसलिए मैंने खेतों खेत चलना शुरू कर दिया। अब रेलवे स्टेशन मेरी दाएं जानिब दूर रह गया था और मैं बिल्कुल आगे निकल गया था। एक जगह खेतों में घने दरख्त के नीचे ट्यूबवेल की कोठरी देखी, जहां होज में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं ट्यूबवेल के पाइप के पास जाकर बैठ गया और मुंह धोकर पानी के चंद घूंट ही पिए थे कि अचानक धमाधम मेरे पीछे कुछ आदमी दौड़े और इससे पहले कि मैं संभलता, 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने मेरे बाजू पीछे से जकड़ लिए। एक ने मेरे सीने पर राइफल की नाल रख दी। चौथा आदमी ट्यूबवेल की कोठरी के पीछे से निकलकर मेरी तरफ लपका। कौन हो तुम? ये 4 सिख थे। उन्होंने मुंह छुपा रखे थे।
सिर्फ उनकी चमकीली आंखें ही अंधेरे में नजर आ रही थीं। उस आदमी ने अपने साथी से कहा, इसकी तलाशी लो लखा सिंह। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरी जेब से रिवॉल्वर बरामद हो गया। लखा सिंह ने रिवॉल्वर देखकर गुस्से में कहा, अच्छर सिंघा, पुलिस का आदमी हमारी मुखबरी करने आया है। अच्छर सिंह ने रिवॉल्वर को अंधेरे में आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा, फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, लखा सिंह, इसे डेरे पर ले जाकर बंद कर दो। हमें ठीक खबर मिली थी कि पुलिस हरचोवाल स्टेशन की तरफ गई है। ये टाउट है, मैं वापस आकर इससे निपटता हूँ। उसने मुझे मोटी सी गाली दी और उसके साथियों ने मेरे बाजू रस्सी से बांधे और मेरे मुंह में रुमाल ठूंस कर मुझे ट्यूबवेल के पीछे खड़ी एक घोड़ी पर डाला और खेतों में हवा से बातें करने लगे। ये 3 आदमी थे जो मुझे घोड़ी पर डालकर अपने डेरे की तरफ ले जा रहे थे। शक्ल सूरत और बातों के अंदाज से ये डाकू लगते थे। उनका डेरा वहां से दूर 1 मील के फासले पर ईंटों के एक वीरान भट्टे में बना हुआ था, जिसके टूटे फूटे सुराख नुमा दरवाजे पर भी एक डाकू पहरा दे रहा था। मुझे भट्टे के अंदर एक कोठरी में डालकर बाहर से ताला लगा दिया गया। मैं पुलिस से तो बच गया था, मगर उन डाकुओं के रहमो करम पर था। काश घुम्मन सिंह डकैत जेल से बाहर होता। ये उसका अपना इलाका था, वो मुझे यहाँ से निकाल सकता था, मगर वो खुद कैद में पड़ा था और ये डाकू न जाने कहाँ के थे और किस गिरोह से ताल्लुक रखते थे। मुझे रिवॉल्वर निकल जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि उन्होंने मेरी जेब में सिधा का सांप का मनका नहीं देखा। मैं सारी रात बंद कोठरी में इस तरह पड़ा रहा कि मेरी मुश्कें बुरी तरह कसी हुई थीं। मैं जरा सा भी हाथ नहीं हिला सकता था, बस चारपाई पर औंधे मुंह पड़ा रहा। शायद पौ फट रही थी कि एक आदमी अंदर आया। उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में लोटा था। लोटा मेरे पास रखकर उसने मेरे हाथ की रस्सी खोली और परे हटकर बंदूक की नाली का रुख मेरे सीने की तरफ करके बोला, इस पानी को पी लेना ओए। से बाहर की तरफ मुंह किया तो भून कर रख देंगे। वो बाहर निकल गया और कोठरी पर बाहर से ताला लगा दिया और मैं कलाइयों को सहलाता हुआ उठकर लोटे के पास गया, पानी पिया और वापस चारपाई पर आकर सिमट कर बैठ गया। सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। सारी रात मैंने सख्त सर्दी में गुजार दी। सुबह उसी भट्टे की एक कोठरी में अच्छर सिंह के सामने ले जाया गया, जो गालिबन उस टोली का सरदार था। वो चारपाई पर बड़े ठाठ से नीमदराज था। उसके हाथ में मेरा रिवॉल्वर था। अच्छर सिंह ने मेरी तरफ कहर आलूद नजरों से देखा और अपने साथी को करक कर कहा, ओए इस पुलिस के टाउट की तलाशी लो, इसके पास और भी बहुत कुछ होगा। उस सिख ने मेरी जेबों की तलाशी ली तो एक जेब में से सिधा का सांप का मनका निकल आया। ये कोई काला मोती है, इधर लाओ अच्छर सिंह। सांप के मनके को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। ये क्या है ओए? मैंने कहा ये सांप का मनका है। अच्छर सिंह ने हैरत से कहा, सांप का मनका तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे एक साधु ने दिया था, लेकिन मैं पुलिस का टाउट नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद पुलिस से भागा हुआ। मैंने इस ख्याल से कि शायद ये अच्छर सिंह घुम्मन सिंह डकैत का दोस्त हो, उसे साफ बता दिया कि मैं जेल तोड़कर भागा हूँ और घुम्मन सिंह का दोस्त हूँ। इस पर अच्छर सिंह जरा चौंका। तुम घुम्मन सिंह के दोस्त हो? तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, करमदीन। मेरा नाम सुनकर अच्छर सिंह अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने सबसे पहला काम यह किया कि जिन 2 सिखों ने मुझ पर पिस्तौल तान रखे थे उन्हें इशारा करके परे हटा दिया। फिर चारपाई से उठकर मेरे करीब आया और मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, अगर तुम करमदीन हो तो तुमने मेरे बड़े भाई घुम्मन सिंह पर बड़ा एहसान किया था। मैंने कहा, मैंने घुम्मन सिंह पर कोई एहसान नहीं किया, उसको सांप ने डस लिया था। मैंने इस मनके से उसकी जान बचाई थी और मेरा इंसानी फर्ज था। इस पर अच्छर सिंह ने मुझे गले लगा लिया। करमदीन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम करमदीन हो? घुम्मन सिंह ने तुम्हारे उस एहसान के बारे में हमें सबको बता दिया था और कहा था कि अगर कभी करमदीन से मुलाकात हो जाए तो उसे भी अपना छोटा भाई समझकर उसकी मदद करना। हालात यकसर पलट गए थे। जो लोग मेरे खून के प्यासे थे वो अल्लाह के करम से मेरी आव भगत करने लगे। अच्छर सिंह ने मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस कर दिया। मुझे खाने को खालिस मक्खन, पराठे और दूध दिया गया। अच्छर सिंह के हुक्म से मेरे लिए पानी गर्म कर दिया गया। मैंने मजे से गुस्ल किया। मुझे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए और मेरे लिए कोठरी में बिस्तर लगा दिया गया। अच्छर सिंह बोला, करमदीन, तुम अब कुछ देर सो जाओ, सारी रात के जागे हो, फिर बात करेंगे। मैं जानता था कि ये बहादुर लोग मेरे साथ फरेब नहीं करेंगे, इसलिए मैं बेफिक्र होकर लिहाफ में घुसकर सो गया। दोपहर को उठा तो मेरे लिए मुर्ग भूने जा रहे थे। मैंने और अच्छर सिंह ने मिलकर खाना खाया। फिर उसने कहा, रात हम साथ वाले गांव के एक संगदिल हिंदू साहूकार के घर डाका डालने गए थे। हमें इत्तला मिली कि पुलिस की जीप हरचोवाल स्टेशन की तरफ गई है। मैंने कहा, वो मेरे पीछे आई थी। अच्छर सिंह हंसने लगा और पुलिस को एक जबरदस्त किस्म की गाली देकर बोला, उनका बाप भी इधर नहीं आ सकता। घुम्मन सिंह और अच्छर सिंह से सारी पुलिस डरती है। जब भी तो मैं हैरान था कि ये पुलिस वाले इधर क्यों आ गए। लस्सी का पूरा कटोरा खाली करने के बाद अच्छर सिंह मुझसे अपने बड़े भाई घुम्मन सिंह की बातें करने लगा। बोला, हम उसे जेल तोड़कर निकाल सकते हैं, मगर पुलिस उसकी दुश्मन है और खतरा है कि वो फौज से मदद लेकर घुम्मन सिंह के बाहर आते ही उसे हलाक कर देगी और मशहूर कर देगी कि घुम्मन सिंह पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया।
इसलिए हम अभी उसे जेल से नहीं निकाल रहे, लेकिन तुमने मेरे भाई की जान बचाकर हमें खरीद दिया है करमदीन। अब बताओ कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, असल में मेरा काम स्मगलिंग है, जासूसी नहीं। अक्षर सिंह ने हाथ डालकर कहा, करमदीन तुमको हमने अपना भाई कह दिया है। अब चाहे तुम जासूस हो, खूनी हो, शरीफ हो, बदमाश हो, जो कोई भी हो, ये तुम्हारा अपना मामला है। हम पर तुम्हारी मदद करना फर्ज है। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने अक्षर सिंह को बताया कि पुलिस मेरे पीछे लगी है, मगर मैं यहाँ से किसी तरह बंबई जाना चाहता हूँ, जहाँ एक पुराने दोस्त से मुझे स्मगलिंग की एक रकम वसूल करनी है। फिर वहाँ से मैं राजस्थान की सरहद पार करके अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। अक्षर सिंह बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी रवाना कर दूंगा जो तुम्हें दिल्ली तक छोड़ाएगा। अगर आगे तुम अकेले नहीं जा सकोगे तो वो तुम्हारे साथ बंबई तक जा सकेगा। मैंने कहा, नहीं अक्षर सिंह, बंबई तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे जालिंधर से निकाल दो तो मैं दिल्ली भी अकेला पहुंच सकता हूं। अक्षर सिंह बोला, ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब में तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए मेरा आदमी तुम्हारे साथ होगा जो हर खतरे से तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन तुम्हें सिख बनना पड़ेगा। अक्षर सिंह मेरे बड़े हुए सर और दाढ़ी के बालों को देखकर मुस्कुराने लगा। यार तुम आधे सिख तो अब भी हो, बस सर के बालों को पीछे से ऊपर लाकर जूड़ा बांधना पड़ेगा। सर और दाढ़ी के बाल जेल में ही बढ़ गए थे और मुझे हजामत का मौका नहीं मिला था। अक्षर सिंह ने खुद मेरे बालों को सर के ऊपर जूड़े की शक्ल में बांधा। जूड़ा छोटा था, लेकिन अक्षर सिंह ने उसको रुमाल से बांधकर मेरे सर पर सिखों की तर्ज की नस्वारी रंग की पगड़ी बांध दी। मेरी दाढ़ी और मूंछों में कंघी करके उन्हें भी ऊपर पगड़ी के अंदर चढ़ा दिया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो एक सांवले रंग का सिख नौजवान मुझे घूर रहा था। वह हुलिये के एतबार से पूरा सिख बन गया था। अक्षर सिंह बोला, अब तुम्हारा नाम दिल्ली तक हरनाम सिंह है। पुलिस वालों की ऐसी की तैसी, उनका नग्गड़ दादा भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। मेरा आदमी शेर सिंह तुम्हारे साथ होगा। तुम दोनों दिल्ली गुरुद्वारा जन्म स्थान की यात्रा करने जा रहे हो। कोई अगर कुछ पूछे तो तुम गूंगे बन जाना, बाकी सारी बात शेर सिंह करेगा। मैं इसे सब समझा दूंगा। मुझे गर्म जैकेट और पतलून पहनने को दी गई। मेरे रबड़ के जूते भी चमड़े के जूतों से तब्दील कर दिए गए। रिवॉल्वर और सांप का मनका मैंने जैकेट की अंदरूनी जेबों में रख लिए। अक्षर सिंह ने शेर सिंह से मुझे मिलाया। ये एक उधेड़ उम्र का तनमन सिख था। अक्षर सिंह ने मुझे 200 रुपए अलग दिए और अक्षर सिंह ने शेर सिंह को दिल्ली तक का 2 आदमियों का किराया दिया। दोपहर के बाद अक्षर सिंह ने मुझे गले लगाकर रुखसत किया और बोला, करमदीन तुम हमारे भाई हो, जब कभी किसी किस्म की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अक्षर सिंह के खुलूस ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। मैं शेर सिंह के साथ खेतों खेत अमृतसर को जाती सड़क की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहले ही से एक बंद जीप तैयार खड़ी थी। जीप का ड्राइवर एक बूढ़ा सिख था। जीप ने हमें अमृतसर के मज़ाफात में खेतों में खड़ी एक हवेली में पहुंचा दिया, जहाँ हमारे लिए पहले से बिस्तर लगे थे। हमने खाना खाया और बिस्तरों में बैठ गए। शेर सिंह बंबई एक्सप्रेस में 2 नशिस्तें बुक करवा कर आ गया। ये फर्स्ट क्लास की सीटें थीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों से पूछगिछ करने की जरूरत बहुत कम होती है। शेर सिंह का अपना टिकट दिल्ली तक का था। हम जीप में बैठकर 8:15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मैं पूरा सिख लग रहा था। मुझे पुलिस भी नहीं पहचान सकती थी। एक हाथ में कड़ा था। चमड़े का एक थैला मेरे पास था, जिसमें एक तौलिया, कंघी और टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ था। हम अपने डिब्बे में जाकर बैठ गए। प्लेटफॉर्म पर 2-3 सिख सिपाही चल फिर रहे थे। एक सिपाही काउंटर पर जलती अंगीठी पर हाथ सेंक रहा था। सर्दी काफी थी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 2 हिंदू भी सफर कर रहे थे। ट्रेन ठीक वक्त पर रवाना हो गई। जालिंधर का रेलवे स्टेशन करीब आया तो शेर सिंह ने मुझे इशारा किया और मैं ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया। जालिंधर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर भी एक थानेदार अंदर आ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। थानेदार ने हिंदुओं को देखा, फिर शेर सिंह की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? शेर सिंह ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए रोबदार आवाज में कहा, गुरुद्वारा स्थान के दर्शनों को जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? थानेदार खफीफ सा होकर बोला, नहीं सरदार जी, हमें क्या एतराज हो सकता है, शौक से जाएं। ये ऊपर आपका साथी है। शेर सिंह ने ऊपर देखे बगैर कहा, मेरा भांजा है हरनाम सिंह। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है, अपनी बेटी की खैर चाहते हो तो यहाँ से नीचे उतर जाओ। शरीफ लोगों को परेशान करने की सजा न मिल जाए कहीं तुम्हें। थानेदार सत श्री अकाल कहकर माजरत करते हुए डिब्बे से बाहर निकल गया। शेर सिंह आखिर सिख था, मामले की नजाकत को महसूस नहीं कर सकता था। उसका ये लहजा हमें परेशानी में मुब्तला कर सकता था। मैं खामोशी से बर्थ पर लेटा रहा। गाड़ी जालिंधर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो हिंदू मुसाफिर शेर सिंह की खुशामद करने लगे। एक हिंदू बोला, सरदार जी आपने खूब खबर ली थानेदार की, ये बड़े बदतमीज होते हैं जी, शरीफ और बदमाश में कोई फर्क नहीं करते, सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। शेर सिंह ने बड़े अक्खर लहजे में गाली देकर कहा, मैं तो इनके खैर में दिल में दुआ करने लगा कि जल्दी दिल्ली शहर आए और मैं शेर सिंह को रुखसत करूं। ये सीधा सादा पत्थर के जमाने का मुखलिस आदमी कहीं मुझे मुश्किल में ना फंसा दे। मैं मेरठ छावनी तक ऊपर बर्थ पर ही लेटा रहा। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरठ छावनी पर भी 2 पुलिस के आदमी अंदर आ गए। खुदा का शुक्र रहा कि
कि वो कोई पुचकिच किए बगैर ही चले गए। मेरठ छावनी पर ही पौ फट गई थी। मेरठ छावनी की मुझे ज्यादा फिक्र थी। जहां से ट्रेन चली तो मैं सो गया। आंख खुली तो गाड़ी की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी और शेर सिंह मुझे हिलाकर जगा रहा था। उठो वरनाम सैया, आ गई इनकी माँ की दिल्ली। मैंने बर्थ से झांक कर नीचे देखा, डिब्बा खाली था। हिंदू मुसाफिर जा चुके थे। शेर सिंह ने मुझसे आहिस्ता से कहा, यहाँ से मैं चांदनी चौक की एक धर्मशाला में चला जाऊंगा। अब तुमसे जुदा हो रहा हूँ, आगे तुम्हें वाहे गुरु के हवाले करता हूँ।